Okay, so going ahead with laws of motion. In the last session हम लोगों ने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का बेसिक डेफिनेशन देखा था एंड आई होप आप सबको याद है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था. Everybody will stay at rest or in uniform motion unless it is acted upon by external unbalanced force. उसका हमने इम्पोर्टेंस भी देखा था. There were three important things, important points जो आप न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से बता सकते हो. Number one, equilibrium between, मतलब not equilibrium but equivalence between state of motion and state of rest. क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको ये बताता है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उस पर एक्ट नहीं होता. इसका मतलब ये है कि स्टेट ऑफ रेस्ट इज नथिंग बट स्टेट ऑफ मोशन. स्टेट ऑफ रेस्ट इज स्टेट ऑफ मोशन विद जीरो वेलोसिटी. तो स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन कुछ अलग अलग नहीं है, इज द सेम थिंग. देन नंबर टू, force is always required to change the state of motion. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसको मूव करने के लिए फोर्स चाहिए. अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है तो उसको एक्सेलरेट करने के लिए भी फोर्स चाहिए. मतलब फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कंट्रोल्स द मोशन. नंबर 3, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, रेस्ट पे रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव होता रहेगा. किसने रोका? उसके खुद के मास ने, इनर्शिया ने. उसका जो मास होता है दैट मास इज नथिंग बट इनर्शिया. और मास को आपने डिफाइन किया था मॉड ऑफ फोर्स अपॉन मॉड ऑफ एक्सेलरेशन. So these are the three conclusions that you can make from Newton's first law of motion. पहले तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए. फिर आपने क्या क्या उस पर से कंक्लूड किया, 3 conclusions you have made. Then second was Newton's second law of motion. The rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to external unbalanced force. So rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to force, और वो proportionality constant को हम बोलते हैं 1. तो F is dp bar by dt. F bar. तो वापस एक बार बता रहा हूँ, rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to applied force. And the change in the momentum takes place in the direction of the force. तो जो मोमेंटम में चेंज होगा, और मोमेंटम में चेंज क्यों होगा? क्योंकि इट इज वेरी सिंपल थिंग. अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो मूव हो रहा है विद सम इनिशियल वेलोसिटी u बार, तो इसका इनिशियल मोमेंटम आपके पास आएगा mu बार. मैंने अगर इस पे फोर्स अप्लाई कर दिया तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से इसका वेलोसिटी चेंज हो गया. अब u की जगह पे आ गया v बार, फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल मोमेंटम आपके पास आएगा mv बार. तो चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. तो फाइनल मोमेंटम आपके पास बेसिकली दिस इज अ चेंज. अब सोचने की बात है, अब सिंपल सा चीज है ये जो हमने फोर्स अप्लाई किया उसने क्या किया? उसने मोमेंटम को चेंज किया. फाइनल मोमेंटम जो है वो ग्रेटर देन इनिशियल है. क्यों ग्रेटर देन इनिशियल है? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी. गुड. तो जो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन आएगा वो डायरेक्शन फोर्स का ही डायरेक्शन होगा. तो सिंपल. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, rate of change of linear momentum of a body is proportional to force, and the change in the momentum takes place in the direction of the force. Very good. Then इसका significance, इसका importance क्या था? अगर आपको याद है तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आप F इक्वल टू m इंटू a प्रूव कर सकते हो. F बार इक्वल टू dp बार बाय dt बार. P was m इंटू v. इसमें असम्पशन होता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मतलब इनिशियली बॉडी वाज एट रेस्ट. सो F बार इक्वल टू m, कांस्टेंट पहले टर्म का, मतलब पहला टर्म कांस्टेंट, सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड टर्म कांस्टेंट पहले का डेरिवेटिव. लेकिन हमारे केस में मास तो है कांस्टेंट. मास कांस्टेंट मतलब चेंज इन मास विद टाइम इज 0. क्योंकि अगर मास कांस्टेंट है तो टाइम के साथ मास चेंज नहीं होगा, मतलब सेकेंड टर्म यहाँ पे आएगा नहीं. मतलब फोर्स इक्वल टू m dv by dt इज एक्सेलरेशन.
तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देता है किसका? फोर्स का। मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या डिफाइन करता है? फोर्स। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। देन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमने देखा था, एंड इट वाज every action has equal and opposite reaction. So that means the force always exists in pairs. और हमने एग्जाम्पल लिया था एक सिंपल सा, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो एक टेबल पे रखा हुआ है। तो ये हो गया आपके पास एक ऑब्जेक्ट, दिस इज एन ऑब्जेक्ट जो टेबल पे है। तो दिस ऑब्जेक्ट विल exert a force on the table. तो force on table due to object, then this table will react to that, और वो जो रिएक्शन होगा वो होगा ऊपर की डायरेक्शन में। तो रिएक्शन इज दिस, मतलब फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ड्यू टू टेबल। तो action is FTO, force on table due to object, and reaction is force on object due to table. So every action will have equal and opposite reaction. अब ये हमने पहले भी देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, याद होगा आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने लिया था एक चार्ज Q1 और एक चार्ज Q2। चार्ज Q1 पे चार्ज Q2 फोर्स एक्सर्ट करेगा, दोनों पॉजिटिव है। चार्ज Q1 पे चार्ज Q2 फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और आपको याद होगा फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज Q2 इज अवे, मतलब बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव। तो चार्ज Q2 चार्ज Q1 को क्या करेगा? पुश करेगा। व्हाई पुश? बिकॉज बोथ आर इक्वल, सेम चार्जेस, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। गुड। सिमिलरली सेकेंड चार्ज अगर पहले को अवे पुश कर रहा है तो पहला भी सेकेंड पे एक फोर्स लगेगा विच इज अवे। तो फोर्स, this is force acting on charge 2 due to 1, and this is force acting on charge 1 due to 2, and as you can see these two forces are equal but opposite. तो यहाँ पे भी हमने एक्शन रिएक्शन का पेयर देखा ही था। गुड। So Newton's third law of motion tells you that forces always exist in pairs. Good. Now, so let us start with today's session now, and first topic for today is inertial and non-inertial frames. सबसे पहले frame मतलब frame of reference here, and what do you mean by frame of reference? To comparison, okay, you can say, but reality में मैंने आपको बताया था कि मोशन कब बोलोगे? When an object changes position with time. यहाँ पे हमेशा विथ टाइम नहीं, विथ सराउंडिंग भी बोल सकते हो। ऑफ कोर्स, फॉर एग्जांपल एज आई टोल्ड यू, ये जो मोबाइल का स्टैंड है, इट इज एट रेस्ट, इट विल रिमेन एट रेस्ट ऑलवेज, जब तक मैंने इसको यहाँ से सरकाया नहीं तब तक, राइट? तो विथ टाइम विल इट मूव? नो, बट वेट, आई एम मूविंग, तो फॉर मी इट इज मूविंग। तो ऐसा है कि मोशन को आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। आप बोल सकते हो चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ टाइम, या फिर चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ सराउंडिंग। विथ सराउंडिंग, आई एम सराउंडिंग, आई एम मूविंग, तो मेरे लिए तो मोशन में आ गया। आपके लिए वही चीज रेस्ट पे है, मेरे लिए वही चीज मोशन में है। तो याद रखना, मोशन मतलब क्या? मोशन इज चेंज इन पोजीशन विथ टाइम और विथ सराउंडिंग। ओके, तो अब एज आई टोल्ड यू, ये जो मोशन है ये रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब आपके लिए रेस्ट पे, मेरे लिए मूविंग। तो एक सेम ऑब्जेक्ट, इट कैन बी एट रेस्ट फॉर वन ऑब्जर्वर, एंड द सेम ऑब्जेक्ट कैन बी इन मोशन फॉर अनदर ऑब्जर्वर। और ये रियल लाइफ में आप बहुत जगह पे देखते हो। ऑलवेज यू आर इन अ व्हीकल, आप गाड़ी में हो, ट्रैवल कर रहे हो, खिड़की के बाहर देख रहे हो। तो आई यूज्ड टू बी ऑलवेज डूइंग दिस। जब ट्रैवल करता था तो बाहर देखता था पेड़ कितना पीछे जा रहा है, ट्री वाज नॉट गोइंग एनीवेयर, आई वाज मूविंग अहेड। तो व्हेन यू आर ट्रैवलिंग और आप जब एक ऑब्जेक्ट को देखते हो तो वो ऑब्जेक्ट आपके लिए मोशन में है, बट थिंक कि उस पेड़ के बाहर कोई खड़ा है और उसके लिए तो वही ट्री इज एट रेस्ट। सो मोशन इज रिलेटिव। रिलेटिव मतलब इट the same object can be in motion for one object, one observer, and it can be at rest for
अनदर ऑब्जर्वर। एक ही ऑब्जेक्ट था, सेम कंडीशंस है, एक ऑब्जर्वर के लिए वो रेस्ट पे है, दूसरे के लिए वो मोशन में है। अब आप मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हो, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी एक ऑब्जेक्ट मूव होना स्टार्ट होगा, मतलब पोजीशन चेंज होगा, और पोजीशन, इनिशियल पोजीशन जहां भी था वहां पे हम क्या सेट कर देते हैं, ओरिजिन। मतलब हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कर लिया। क्यों चूज किया? मोशन डिस्क्राइब करने के लिए। कैसे डिस्क्राइब किया? हमने बताया, हाँ ये ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में 1 मीटर कवर हुआ, 2 मीटर कवर हुआ, 10 मीटर कवर किया। सेम ऑब्जेक्ट और 1 सेकेंड में इतना कवर कर रहा है, वट। तो टू डिस्क्राइब द मोशन, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन ही है, 1 सेकेंड में 1 मीटर कवर किया, यू आर डिस्क्राइबिंग व्हाट इज हैपनिंग। तो आप मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हो, और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो द कोऑर्डिनेट सिस्टम chosen by an observer to describe motion of an object is called as frame of reference. Okay, तो मैं वापस बताता हूं स्लोली और हम लोग नोट भी करते जाएंगे। तो इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, वो समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। ओके, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ये कब आप बात करोगे, जब भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा या तो ऑब्जर्वर मोशन में होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफ कोर्स ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इट डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सो मैकेनिक्स deals with moving objects. Then an object is said to be moving. An object is said to be moving when it changes position with time or with surroundings. ये एक नया वर्ड हमने यहाँ पे ऐड कर दिया कि सराउंडिंग्स के साथ अगर पोजीशन चेंज हो रहा होगा तो भी हम मोशन बोलेंगे। टाइम के साथ भले चेंज नहीं हो रहा है, एज आई जस्ट टोल्ड यू, टाइम के साथ एक पेड़ जहां था वो वहीं पे है, बट फॉर एन ऑब्जर्वर सिटिंग इन बस और कार लुकिंग एट द ट्री, सराउंडिंग चेंज हो गया। किसका? ट्री का। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर खुद भी मोशन में था। सो दैट इज व्हाई नाउ सिर्फ एक एक्स्ट्रा टर्म हमने डाल दिया, एक्स्ट्रा 2 वर्ड्स हमने डाल दिए। ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस पोजीशन विद टाइम और विद surrounding. Okay, then but as I told you, but motion is relative. What do you mean by relative? Relative का मतलब क्या होता है? Depends on the observer. It depends on the observer. अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट भी रेस्ट पे है, तो देयर इज नो मोशन। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और ऑब्जर्वर मूविंग है, तो भी आप बोल सकते हो कि there is motion of object. So but motion is relative, which means an object can be at rest for one observer while the same object can be in motion for another observer. Okay, अब ये एट रेस्ट बोलने की आदत हमेशा अच्छी नहीं होती है। Why? Take an example. अब ये रियल लाइफ में आप रोज करते हो, गारंटीड रोज करते हो। क्लास से घर पे जाते वक्त आपकी अलग गाड़ी, आपके दोस्त की अलग गाड़ी, दोनों को बात करके ही जाना है साथ में। तो आपका स्पीड और उसका स्पीड, डायरेक्शन ऑफ मोशन सब सेम, राइट? करेक्ट। तो फॉर यू योर फ्रेंड इज इट इज एट रेस्ट, एंड फॉर योर फ्रेंड यू आर आल्सो एट रेस्ट। लेकिन बाकी दुनिया के लिए यू बोथ आर
मूविंग। तो यहाँ पे यू सी इट इज नॉट गुड ऑलवेज टू राइट डाउन। मैंने बोला यहाँ पे मोशन इज रिलेटिव व्हिच मींस एन ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट फॉर वन ऑब्जर्वर इवन दो बोथ ऑफ यू आर मूविंग। लेकिन आपके लिए आपका दोस्त रेस्ट पे था और दुनिया के लिए आप दोनों मोशन में हो, राइट? सो द सेम ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट फॉर वन ऑब्जर्वर व्हाइल द सेम ऑब्जेक्ट कैन बी इन मोशन फॉर अनदर ऑब्जर्वर। अब ये मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करोगे आप, क्योंकि कहीं से तो सी फिजिक्स इज नथिंग बट मेजरमेंट्स। आपको फिजिक्स फिजिक्स की जब बुक खोलते हो ना, पहले ही पेज पे लिखा होता है फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट इन विच यू विल मेक मेजरमेंट। इसलिए पहला चैप्टर क्या था? यूनिट्स एंड मेजर। तो मेजरमेंट करना है तो कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना मेजर करना। अभी बुक पे भी, एक बुक पे भी अगर आप 2 पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करोगे तो कहीं से तो स्टार्ट करोगे ना, एक पॉइंट से स्टार्ट करोगे तब तो डिस्टेंस मेजर होगा। तो मतलब सबसे पहला बेसिक थिंग इज टू हैव कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपका ओरिजिन कहाँ पे है वो होना चाहिए सबसे पहले। सो द कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट यू यूज टू डिस्क्राइब मोशन, द कोऑर्डिनेट सिस्टम used to describe motion is known as frame of reference। कहां से रेफर कर रहे हैं, कहां से देख रहे हैं, कहां से मेजर कर रहे हैं, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 2 टाइप आते हैं, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड है। व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? Every body will remain at rest or in a state of uniform motion unless acted upon by unbalanced external unbalanced force। Imagine आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर आप हो, आप भी रेस्ट पे, ऑब्जेक्ट भी रेस्ट पे, रेस्ट रेस्ट, ओके। उसको बोल दोगे आप, मतलब मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं रेस्ट पे, आप ऑब्जेक्ट हो, आप भी रेस्ट पे, आई एम ऑब्जर्विंग मेकिंग मेजरमेंट। मेरी पोजीशन से आपकी पोजीशन तक 10 मीटर, करेक्ट आंसर। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस? मेरा, मतलब मैंने खुद की आंखों को बना लिया ओरिजिन, राइट? यहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड होगा। क्यों वैलिड होगा? क्योंकि जब तक अब आप पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा तब तक हम मूव होंगे क्या? नहीं। वेरी गुड। नाउ इमेजिन, अगेन इमेजिन, आई एम मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यू आर आल्सो मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। दोस्त एक गाड़ी पे और आप एक गाड़ी पे, बोथ आर इन मोशन। ऑब्जर्वर इज आल्सो इन मोशन, ऑब्जेक्ट इज आल्सो इन मोशन, दोनों मोशन में, लेकिन दोनों का वेलोसिटी सेम, कांस्टेंट। जरूरी नहीं है कि सेम, हो सकता है आप 10 मीटर पर सेकंड से मूव हो रहे हो, वो 12 मीटर पर सेकंड से मूव हो रहा है, लेकिन दोनों का स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। मतलब दोनों में डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगा। हो सकता है वो आपसे आगे चल रहा है, आप पीछे हो, ठीक है, उसका भी 12 मीटर पर सेकंड, आपका 10 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस विल ऑलवेज रिमेन द सेम। कोई आगे नहीं जाएगा, कोई पीछे नहीं जाएगा, यू विल बी मूविंग विद सेम फिक्स्ड डिस्टेंस थ्रू आउट। तो बाय द वे, इसमें भी आपके फ्रेंड का, उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? किसने फोर्स लगाया? क्या नहीं। तो ऐसे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब खुद ऑब्जर्वर या तो रेस्ट पे है या फिर वो ऑब्जर्वर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है, सो अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच इज इटसेल्फ एट रेस्ट और इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, such frame of references are called as inertial frame of reference। अब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कौन सा ऑब्जेक्ट या कौन सा फ्रेम मूव हो सकता है जिसपे एक्सेलरेशन 0 हो? एक्सेलरेशन 0 हो मतलब फोर्स 0 हो। तो inertial frame of references are those frame of references on which there is no unbalanced force। मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, इंटरेस्टिंग है, अगर ध्यान होगा तो इंटरेस्टिंग है, राइट? सो द थिंग इज, फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझा क्या? यस। व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? अ कोऑर्डिनेट सिस्टम टू डिस्क्राइब मोशन इज कॉल्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब वो कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ भी हो सकता है। मैं ऑब्जर्वर हूं, मैंने मेरे खुद को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया, मैं यहां से मेजर करूंगा, ओके। यू आर आल्सो ऑब्जर्वर, आपने बोला नहीं नहीं हम उस दरवाजे से मेजर करेंगे, फाइन। तो आपके लिए वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, मेरे लिए जहां मैं खड़ा हूं वहां से मेजर कर रहा हूं, इट्स ओके, गुड। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 टाइप के होते हैं। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड होता है. व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट. ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म मोशन, इट विल ऑलवेज बी इन यूनिफॉर्म मोशन. कब तक? जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होता तब तक. अब इसको समझने के लिए इमेजिन करो, आप ऑब्जर्वर हो, आप एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो, ऑब्जेक्ट भी रेस्ट पे, आप भी रेस्ट पे. ऑब्जेक्ट मूव होगा क्या? नहीं होगा. कब तक नहीं होगा? जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता. तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, मैं खुद फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, मैं ऑब्जर्वर था, तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड हो गया. यस, ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव अनलेस यू आर putting an external unbalanced force. Imagine you are observer, you are at rest or you are moving, doesn't matter. There is an object, एक ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है. आप अभी मेजर करो या 10 सेकंड के बाद मेजर करो या 20 सेकंड के बाद मेजर करो, उसका वेलोसिटी हमेशा आपको सेम मिलेगा. कब तक सेम मिलेगा? जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तब तक. करेक्ट? सो अनलेस देयर इज एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट, इट विल कीप मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन. गुड. तो वो मोशन भी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड हो गया. मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड है. इसका मतलब जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम एक्सेलरेशन की बात ही नहीं कर रहे, खुद ऑब्जर्वर, खुद कोऑर्डिनेट सिस्टम जहां से आप मेजर कर रहे हो, वो खुद जब तक रेस्ट पे है, कौन? ऑब्जर्वर. मतलब कौन? फ्रेम ऑफ रेफरेंस. या तो वो रेस्ट पे है, अदरवाइज इट इज बेसिकली मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. देयर इज नो एक्सेलरेशन. अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप क्या बोलते हो? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. राइट? देन यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस. A frame of reference in which क्या होता है इसमें? In which Newton's first law of motion is valid. In which Newton's first law of motion is valid is known as inertial frame of reference. Is known as inertial frame of reference. Okay. Okay. And you can also say here, इस frame of reference में क्या हो रहा है? There is no acceleration. So a frame of reference at rest. A frame of reference at rest or moving with constant velocity is known as inertial frame of reference. याद रखना, ये बिल्कुल हमेशा याद रखना कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा है जिसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड है. 12th में लगने वाला है हमको. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड है, मतलब उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा. ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है तो कांस्टेंट के साथ ही मूव होता रहेगा. कब तक? जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तब तक. तो दिस इज व्हाट इट मींस. नाउ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या? गाड़ी में ट्रैवल किया है सबने? यस. वो गाड़ी जब लेफ्ट टर्न लेती है तो यू फील पुश टुवर्ड्स. किसने धक्का दिया था आपको? नहीं. वेरी गुड. या फिर जब गाड़ी ब्रेक मारता है, ऑल ऑफ अ सडन यू गेट जर्क. राइट? वापस किसी ने धक्का दिया? नहीं. तो अभी आपने क्या बोला कि जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक स्टेट चेंज नहीं होगा. राइट? तो गाड़ी ने टर्न लिया, आपका तो स्टेट चेंज हो गया, यू आर बीइंग पुश्ड अवे. या फिर गाड़ी का ब्रेक अप्लाई हुआ और फिर भी आपको लगता है किसी ने धक्का दे दिया, स्टेट चेंज हुआ, एक्सेलेरेशन हुआ. क्यों हुआ? बिकॉज वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो था वो इनर्शियल नहीं था. मतलब जब भी याद रखना, मैंने इसलिए बताया था कि ईच सिंगल टर्म दैट यू लर्न इन सेंट्रीपिटल
आई मीन सर्कुलर मोशन इज इंपॉर्टेंट। याद है क्या सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसा हमने कुछ देखा था, सेंट्रीपिटल एक्सेशन देखा था। मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूसीएम में है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी वेलोसिटी का डायरेक्शन और उसकी वजह से क्या है, एक्सेलरेशन। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो सर्कुलर मोशन में है तो इट इज ऑलवेज एक्सपीरियंसिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो जब आप सीधा जा रहे थे, स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे और टर्न आया, व्हाट इज टर्न? टर्न इज पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो पार्ट ऑफ अ सर्कल मतलब द मोशन बिकम्स एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड मोशन हो गया ये। और ये मोशन एक्सेलरेटेड होने की वजह से, ये मोशन एक्सीडेंट होने की वजह से अभी आप घर पे जाओगे इसके बाद शाम में या आए होंगे तो रास्ते में गाड़ी का ऐसा सीधा चलते चलते टर्न आया होगा, फिर टर्न आया होगा तो आपकी आंख खुल गई होगी, जैसे नींद आ रही थी तो आंख खुल गई। क्यों खुली? क्योंकि आपको लगा किसी ने धक्का दिया। धक्का नहीं था वो, ये था, क्या था वो? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट? सो व्हेन दैट व्हीकल गोज ऑन अ कर्व इट बिकम्स सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेशन होता ही है, मतलब ऑब्जर्वर खुद अब एक्सेलरेटेड मोशन में आ गया। पर इनर्शियल फ्रेम क्या था? या तो रेस्ट होना चाहिए या तो फिर कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब जीरो एक्सेलरेशन, लेकिन उस केस में तो एक्सेलरेशन हो गया। तो इन सच केसेस इवन ऑब्जेक्ट इज जस्ट मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ, किसी ने कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया वहां पे, फिर भी देयर इज एक्सेलरेशन। बट न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? जब तक फोर्स नहीं तब तक, तो आप खुद ही बोले कि हाँ हम जब ऐसा टर्न ले रहे थे तो ऐसा लगता था किसी ने धक्का दिया, लेकिन धक्का दिया क्या? फोर्स था क्या? नहीं, बट एक्सेलरेशन था। यस, मतलब स्टेट चेंज हुआ। यस, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन लॉ वैलिड होगा क्या? नहीं। तो ऐसे फ्रेम को बोलते हो आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एंड एज यू कैन सी, इनर्शियल में कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब अनएक्सेलरेटेड है, और यहाँ पे इट इज एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वेरी गुड। सो इसको लिखने के लिए बहुत सिंपल है। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, a frame of reference in which Newton's first law of motion is not valid. Newton's first law of motion is not valid. यहाँ पे आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, is not valid. Such a frame of reference, such a frame of reference is known as non-inertial frame of reference, is known as non-inertial, और non-inertial मतलब accelerated, is known as non-inertial or accelerated frame of reference. फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ऐसे फ्रेम्स में बिना फोर्स के ही वेलोसिटी चेंज होते हुए दिखता है। We did not apply any force, but still you can see there is change in velocity. UCM में भी ऐसा ही हुआ था, स्पीड कांस्टेंट था पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया था। गुड, देन दैट इज ऑल अबाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कम से कम अभी ये पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसमें दो टाइप, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल। इनर्शियल में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड है, नॉन इनर्शियल में इनवैलिड है। इनर्शियल में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो या तो रेस्ट पे है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है, मतलब ऑब्जर्वर रेस्ट पे रुक के तमाशा देख रहा है तो गुड। या फिर वो अभी होता है ना, कभी कभी झगड़ा होता है तो हम देखते रहते हैं, अगर वो मारते मारते आगे जा रहे तो हम भी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कीप सेफ डिस्टेंस, मुझे मत मारना। तो दैट इज काइंड ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और नॉन इनर्शियल मतलब डर के भाग गए फिर भी पीछे देख रहे हैं, हाँ चालू है। सो इफ यू आर और the observer is in accelerated frame of reference, then such frame of reference is non-inertial. अब इस चैप्टर का ही नाम था लॉज ऑफ मोशन, और मैंने आपको बताया था कि मैकेनिक्स में स्टैटिक्स एंड देन काइनेटिक्स, काइनेटिक्स में काइनेमैटिक्स, जिसमें हम फोर्स की बात ही नहीं करते। काइनेमैटिक्स में वी डोंट टॉक अबाउट सोर्स ऑफ मोशन, है मोशन, फोर्स कहां से आया वी डोंट केयर। डायनामिक्स में हमको फोर्स की भी बात करनी है। ऑब्जेक्ट मोशन में है तो क्यों है, इजी। ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, अब ये ऑब्जेक्ट है,
मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, ये मोशन में आया, क्यों आया? ग्रेविटी। मतलब व्हाट इज द सोर्स ऑफ मोशन? ग्रेविटेशन। तो यू हैव टू टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस हियर। तो इन यूनिवर्स, इन नेचर, देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस। 4 ही टाइप के फोर्स होते हैं। नंबर 1, ग्रेविटेशन। So you have in total 4 fundamental forces in nature. Number 1 is gravitational force. Number 2, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है बताता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो आपको पता ही है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात हो रही है, मैं बताता हूँ व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन डिटेल। तीसरा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और लास्ट होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो हम वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल दिस 4 forces in detail. But remember, in nature there are in total 4 fundamental forces. In nature there are in total 4 fundamental forces. Number 1 is gravitation, number 2 is electromagnetic, number 3 is strong nuclear force, number 4 is weak nuclear force. तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे आज। नंबर 1, gravitational force. So today we will focus only on gravitational force. So let me check how much you know about gravitational force. What is gravitational force? How do you define gravitational force? Okay, you are telling a very specific case. Gravity, yes, that there is object near Earth and then that object will be attracted towards Earth. That is a specific case. But in general, every particle of matter attracts every other particle of matter with a force which is proportional to product of masses and inversely proportional to square of the distance between them. अगर हमारे पास ये अर्थ नहीं है, इमेजिन यू हैव जस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स, ओनली 2 ऑब्जेक्ट्स, एक आप और वन अनदर पर्सन विच यू डोंट लाइक, राइट? और हमने सब हटा दिया, अर्थ नहीं, मून नहीं, सन नहीं, कुछ नहीं। तुम कितना भी चाहो, वेदर यू लाइक इट और नॉट, यू विल बी बोथ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। Even you don't like, yeah, I don't like to talk to him, gravity will always bring you together. So every particle of matter attracts every other particle of matter. जहां जहां मास है वहां वहां ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स किस पर डिपेंड करता है? प्रोडक्ट ऑफ masses and inversely proportional to square of distance between them. So how do you define? You say every particle of matter attracts every other particle of matter with a force. Number 1, which is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of the distance between them. Inversely proportional to square of the distance between them. अब एक काम करते हैं, हम 2 imaginary masses consider कर लेते हैं. Let us take, I have imaginary mass m1 here and I have another imaginary mass m2 here. These 2 masses are separated by a distance r. So we have 2 masses m1 and m2 separated by a distance r. अब जैसे ही तुमने कंसीडर किया तो लिख दो consider 2 objects or 2 masses m1 and m2
separated by a distance r, separated by a distance r. Therefore, gravitational force between them is given by gravitational force between the two masses, between the two masses is given by, it is given by F is proportional to product of masses m1 into m2 and F is proportional to 1 upon r square. Therefore, you will have F as proportional to m1 m2 by r square. Therefore, F is equal to some constant of proportionality g m1 m2 by r square. और ये जो कैपिटल G हमने लिखा है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्स में कहीं पे भी जाके मेजर करो उसका वैल्यू सेम होगा। ऐसे 2 या 3 ही कांस्टेंट्स है जो यूनिवर्सल है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट एट अ प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ से ऊपर गए तो चेंज, अर्थ के नीचे गए तो चेंज, इक्वेटर से पोल की तरफ गए तो भी चेंज। तो वो यूनिवर्सल नहीं है, वो ग्लोबल भी नहीं है, वो लोकल कांस्टेंट है। तो लोकल कांस्टेंट मतलब जो एक पर्टिकुलर जगह पे या एक पर्टिकुलर कंडीशन में कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं लोकल कांस्टेंट। ये और ग्लोबल मतलब जो पूरे अर्थ पे कांस्टेंट होगा वो ग्लोबल कांस्टेंट, राइट। और दिस इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्स में कहीं भी जाके मेजर करोगे तो इसकी वैल्यू 6.67 into 10 power minus 11 ही मिलने वाली है। गुड। सो वेयर g is universal gravitational constant, universal gravitational constant। अब ऐसा है कि जो ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर है, हर एक फोर्स का अपना स्पेशलिटी है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टी है। 4 फोर्स है और अलग अलग प्रॉपर्टी है, इसलिए 4 फोर्स है। अगर सबका सेम प्रॉपर्टी तो 4 क्यों बोलते हैं, एक ही बोलते ना। तो देयर आर 4 डिफरेंट फोर्सेस एंड ईच ऑफ देम हैव इट्स ओन प्रॉपर्टी। उसको आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो, प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हो। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर 1, जैसे मैंने बताया, अगर एम्प्टी स्पेस में सिर्फ आप और आपका दुश्मन है, ग्रेविटी को फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर यू लाइक और यू डोंट लाइक। ग्रेविटी बोलेगा आई डोंट केयर, यू हैव टू अट्रैक्ट द अदर पार्टिकल एंड अदर हैज टू डू द सेम। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज attractive in nature, it is never repulsive. So gravitational force is always attractive in nature, attractive in nature। नंबर 2, जहां पे फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस हो, और एक फोर्स सीखोगे आप जिसमें फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। एक्चुअली हो गया है वो, कौन सा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो जिस फोर्स में डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर दिखे उसको आप बोलते हो इट ओबेस इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स क्योंकि अपॉन में था, स्क्वायर क्योंकि ये स्क्वायर है, तो इट ओबेस इनवर्स स्क्वायर लॉ, इट ओबेस इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज obeying inverse square law, inverse square law। okay, number 3, what else you can think of? और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? कितने डिस्टेंस तक वैलिड है? हो सकता है ना, हम बोल सकते हैं कि फोर्स इस डिस्टेंस तक वैलिड है, उतने डिस्टेंस तक वैलिड है। ग्रेविटेशनल फोर्स ये इनफिनाइट डिस्टेंस तक वैलिड है। सो दिस फोर्स इज वैलिड अप टू इंफिनिटी, देयर इज नो लिमिट टू डिस्टेंस। हाँ, इतना जरूर है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स कम होगा, राइट। बट इट इज एप्लीकेबल टू ऑब्जेक्ट्स एट infinite distance, so it is a long range force, it is a long range force and is valid, is applicable up to infinity, is valid up to infinity। Then what else you can say? हाँ, वो तो हो गया ना, changes with distance हो गया।
वो हो गया आगे। व्हाट एल्स यू कैन से? अट्रैक्टिव है वो बोल लिया, इनवर्स लॉ है वो हो गया, लॉन्ग रेंज हो गया। अब जब आपके पास, मैंने क्या बताया, कितने फोर्सेस? 4, राइट? तो ये जो 4 फोर्सेस है, डेफिनेटली कोई स्ट्रांग होगा कोई वीक होगा, तो स्ट्रेंथ की बात होगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट इन नेचर, सबसे वीक फोर्स है ये, राइट? व्हाट डू मीन बाय सबसे वीक? इसका तो जेईई नीट में आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है। हमने ऐसा देखा था, अगर हमारे पास 2 प्रोटॉन है तो 2 प्रोटॉन में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना था और दोनों प्रोटॉन का आपको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना था और उसको कंपेयर करना था। यस, तो 37 टाइम्स या ऐसा कुछ नंबर आया था, I don't remember that. So you should remember gravitational force is the weakest force in nature. So gravitational force is weakest force in nature. सबसे weakest force in nature. Then of course weakest है मतलब अभी मेरे पास 2 पार्टिकल्स है, 2 प्रोटॉन्स है। इन दोनों प्रोटॉन्स में अगर मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला और इन दोनों प्रोटॉन्स में अगर मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला, क्योंकि डिस्टेंस भी हमारे पास है, सिर्फ इतना है ग्रेविटेशनल फोर्स में, आप बोलोगे जी एमपी मतलब एमपी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालोगे तो आप बोलोगे 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 चार्ज ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो जब कंपेयर करोगे तो यू विल सी yes, gravitational force is weaker as compared to electrostatic force. Good. Then हो गए ये 4 प्रॉपर्टीज। नाउ सब हो गया, डिफाइन कर दिया, प्रॉपर्टी देख लिया, अब बाकी रह गया 1-2 एग्जांपल्स तो बताने पड़ेंगे। व्हाट इज, विच एग्जांपल्स कैन यू से? बहुत सारे हैं। ओके, डू यू फील यू हैव वेट? यस, राइट, है ना वेट? नहीं तो फिर वो वेट मशीन पे खड़े होते तो 0 दिखाता हो, दिखाता है कि 0 अनलेस देयर इज नो बैटरी, राइट? हाँ, तो 0 नहीं दिखाएगा, वो 60 70 50 जो भी वो बताएगा। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, weight of an object on earth, weight of an object on earth या फिर on any planet, ठीक है, सिर्फ empty space में मत जाना। So weight of an object is due to Earth's gravitational force, Earth's gravitational force. Then do you know motion of Earth around Sun is due to gravitational force between Earth and Sun? Do you know motion of Moon around Earth is due to gravitational force between Moon and Earth? So the motion of Earth around Sun या फिर any planet around Sun is due to gravitational force, between Earth and Sun, or motion of Moon around Earth is due to gravitational force between Moon and Earth. So the motion of Phobos and Deimos around Mars, क्योंकि उसके 2 मून होते हैं, is due to gravitational force between Mars and those 2 satellites. So anyways, so that's it for today. It is sufficient कि हम gravitational force को define करके, describe करके आगे रुक जाए. So we'll stop here.